बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग। अच्छा, तो हमने पिछले चंद लेक्चरों में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात की थी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास कौन कौन से हैं। हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। कौन सी केमिस्ट्री? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और फिज़िकल केमिस्ट्री के सब ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए पढ़ते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम डेफिनेशन में लिख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक compounds, the study of organic compound is called organic chemistry. Is called organic chemistry. यानी हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और इसकी कंपोजिशन और इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are those compounds, organic compounds are those compounds which contain carbon and hydrogen, called hydrocarbon, or their derivatives, यानी हमारे पास वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और जिसमें हाइड्रोजन हो तो इस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो कंपाउंड्स उस हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड से बनते हैं उसको हम डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन। हम पहले लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन हमारे पास है द compounds which is made up of carbon and hydrogen only, वो कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह मैं आपसे एक MCQs डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइड्रोकार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास ऑप्शन ए में मैंने लिखा CN, ऑप्शन बी में मैंने लिखा C2H6, सी में मैंने लिखा C6H6 और डी में मैंने लिखा HCOOH। तो हमारे पास इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? मैंने MCQs लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हाइड्रोकार्बन। हमारे पास इन चार ऑप्शन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, इस पहले वाले ऊपर वाले डिफिनीशन में मैंने बताया कि द कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और डी को देख ले तो हमारे पास ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में हमारे पास ये दो कंपाउंड जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ईथेन है। ये हमारे पास ईथेन को अगर हम देख ले और बेंजीन को अगर हम देख ले बेंजीन, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। और जबकि ए को हम देखें इसको साइनाइड C और N, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है और इसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आते हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी नहीं आते। तो इस तरह
मैंने आपको बताया कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, यो हाइड्रोकार्बन हो, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आर दी डेरिवेटिव्स या जो हाइड्रोकार्बन्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं, इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है मैं आपको समझाता चलूँ। मैं आपको हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स है। अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का क्या मतलब, जिसमें आर हो और एक्स हो। एक्स मीन हैलोजन। हैलोजन कैसे कहते हैं, हैलोजन्स ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट्स है, इसको हम हैलोजन कहते हैं। ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट क्या है, ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स अगर हमारे पास अल्काइल के साथ बॉन्डेड हो, तो इसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जिस तरह मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3CHF, मैंने ये लिखा, ये है हमारे पास फ्लोरोमीथेन। ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, या मीथाइल फ्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल फ्लोराइड। ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर हम इसको, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन में हमने लिखा कि हमारे पास वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन हम अगर इस कंपाउंड के को गौर से देखें, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी मौजूद है, जिसको हम फ्लोरीन, जो हमारे पास फ्लोरीन है, और इस फ्लोरीन की वजह से हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। क्यों इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन में हमने बताया कि द हाइड्रोकार्बन आर देयर डेरिवेटिव्स। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि हमारे पास मीथेन है, मीथेन CH4, जो कि अल्केन के सबसे पहला मेंबर है, अल्केन का सबसे पहला मेंबर है, जिसको हम मीथेन कहते हैं। क्या है, मीथेन। ये हमारे पास मीथेन है। अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन को हटा ले और इसकी जगह पर फ्लोरीन को इसके साथ अटैच करें, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा फ्लोरोईथेन। तो ये हमारे पास इस तरह हाइड्रोकार्बन है। यानी डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ें हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो ये भी हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। सॉरी, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो इसलिए बहुत सारे डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एक्सेप्शन है, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, जो नोट होने के काबिल है। आप अपने साथ नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन इज अ सेंट्रल एटम इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते। वो कौन कौन से कंपाउंड है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है। जिस कंपाउंड में ये ग्रुप्स हमको मिले, तो वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा, वो कंपाउंड एनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। इसको हम एनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में ले लेते हैं। क्यों? इसको सबसे पहला सवाल तो ये है, क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि इसको हम एनऑर्गेनिक की कैटेगरी में क्यों ले लेते हैं। इसको एनऑर्गेनिक की कैटेगरी में इसलिए ले लेते हैं कि ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, यानी इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ जो है, वो हमारे पास किस कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलते हैं। इसलिए इसको हम इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखते हैं, न कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। मैं आपको इस पे भी एक एमसीक्यूज करा लेता हूं, ताकि ये भी आपको समझ में आए। एमसीक्यूज में मैं लिख लेता हूं, एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज में मैं लिख लेता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ए में मैं लिख लेता हूँ साइनाइड, अल्काइल साइनाइड। बी में मैं लिख लेता हूँ COOH फॉर्मिक एसिड। डी में मैं लिख लेता हूँ CH3 COONA। डी में मैं लिख लेता हूँ Na2CO3। इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने एमसीक्यूज में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन सा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आ रहा है? तो हमारे पास अगर इसको हम देखें तो सबसे पहले आपको कंपाउंड्स पर गौर करना है कि इसमें हमारे पास जो हमने नोट में जो ग्रुप्स लिखे हैं इसमें वो ग्रुप्स मौजूद है कि नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास साइनाइड मौजूद है, जो कि हमने इसको एन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में लिया है। और दूसरे में अगर हम देखें तो कार्बोनेट आयन मौजूद है, इसको भी हमने एन ऑर्गेनिक की कैटेगरी में ले लिया है। तो इसमें हमारे पास हमारे पास ऑप्शन बी और डी आता है। यह हमारे पास फॉर्मिक एसिड है जो कि एक एसिटिक एसिड है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इथेनोइक एसिड, और ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, और ये हमारे पास इथेनोइक एसिड का एक साल्ट है। इसमें हमारे पास ये मेटल्स भी मौजूद है, लेकिन इसको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं। तो इस तरह मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशंस भी बताई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी स्टडी किया। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और दोस्त कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन के डिराइवेटिव्स हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद ले लेते हैं। आइए देखते हैं कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों की मुताला करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशंस हम लिख लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the inorganic compounds. The inorganic compounds is called inorganic chemistry. Inorganic chemistry यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो इस तरह ऑब्वियसली आपको, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी तरह और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छी तरह समझ लिया हो, तो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई मसला नहीं होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड है दी कंपाउंड्स विच इज मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन और देयर डिराइवेटिव्स। यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से न बने हो या इसके डिराइवेटिव से न बने हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और एक और डिफिनीशन में आपको बताता चलूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिफिनीशन में मैं लिख लेता हूं कि द कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन और देयर डिराइवेटिव्स। यानी वो कंपाउंड्स
वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन भी ना हो और इसके डेरिवेटिव्स भी ना हो, तो इस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको भी हम एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। तो इस पहले वाले एमसीक्यूज की तरफ हम देख लेते हैं और इसमें एक वर्ड को चेंज करते हैं, इस वर्ड को हम एन ऑर्गेनिक कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास इस एमसीक्यूज में कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपको ऑप्शन ए में अल्काइल साइनाइड दिया है, बी में फॉर्मिक एसिड दिया है, इसमें हमारे पास साल्ट दिया है जो कि एसिटिक एसिड का साल्ट है, और 3 में हमारे पास सोडियम कार्बोनेट दिया है। तो इसमें हमारे पास एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास साइनाइड, कार्बोनाइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और बाइकार्बोनेट्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, इसको हम एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इस जो कंपाउंड के साथ ये ग्रुप्स लगा हुआ होता है इसको हम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास बी और डी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, लेकिन ए और डी हमारे पास क्या है, ए और डी, ये डी नहीं है ये सी होगा, सॉरी, ये हमारे पास ए और डी हमारे पास क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह ये एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ब्रांच भी आपको क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से ब्रांचेस हैं। हमारे पास एक ब्रांच है जिसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हम डिफिनीशन लिख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical substances and chemical processes that occur in the environment। यानी जो केमिकल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस एनवायरनमेंट में होते हैं, इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट की डिफिनीशन को हम देख लेते हैं कि हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहले एनवायरनमेंट हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट की डिफिनीशंस हम लिखते हैं कि एनीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की 2 एरियाज़ है। हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की 2 एरियाज़ है। एक को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर और एक होता है वाटर। जो केमिकल सब्सटेंसेस एयर में जो केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल प्रोसेसेस एयर में पाए जाते हैं, इसको हम अगर हम स्टडी करते हैं तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 की मदद ले लेते हैं। और जो केमिकल सब्सटेंसेस केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस वाटर में आकर करते हैं, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 की हेल्प ले लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देख ले, हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 में हम जिस तरह एयर की कंपोजिशन हुआ, अगर हम एयर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 की मदद ले लेते हैं। अगर हमारे पास वाटर कंपोजिशन के बारे में हम बात करें तो वाटर कंपोजिशन तो हमारे पास ओबियस है कि वाटर हमारे पास का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, लेकिन इस वाटर में अगर इम्प्योरिटीज़ कितनी है, इसमें हमारे पास मेटल आयन कितना है, इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, इसमें हमारे पास तरह तरह की रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। अगर हम इसकी स्टडी करने लग जाए और इसकी स्टडी करना चाहें तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की मदद ले लेते हैं। तो इसलिए ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी उम्मीद है आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। तो इसलिए दूसरे ब्रांच की तरफ जाते हैं और दूसरा ब्रांच का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical substances and chemical reactions that occur on a large scale। यानी वो केमिकल सब्सटेंसेस और वो केमिकल रिएक्शंस और वो केमिकल रिएक्शन जो लार्ज स्केल पे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको हम इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मदद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब ये है कि जो कंपाउंड्स, अगर हम किसी कंपाउंड्स को बनाना चाहें और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। तो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डिफिनेशन में मैंने लिखा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड केमिकल रिएक्शन दैट अकर ऑन अ लार्ज स्केल। जो भी केमिकल प्रोसेस और केमिकल सब्सटेंसेस लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होते हैं और जो वो केमिकल रिएक्शन जो लार्ज स्केल पे रिएक्शंस होता है, तो इसके अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हम मदद ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख ले तो हमारे पास पॉलीईथीन है। पॉलीईथीन हमारे पास क्या है? एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर जिसका मोनोमर क्या है? ईथीन। यह हमारे पास ईथीन से मिलकर अगर बहुत ज़्यादा ईथीन्स आपस में मिल जाए तो हमारे पास एक पॉलीईथीन बनता है। और ये हमारे पास पॉलीईथीन जो है, ये पॉलीईथीन हमारे पास क्या है? वो लार्ज स्केल पे बनते हैं। इसको अगर हम इसकी स्टडी कर लेते हैं और इसकी प्रोसेस के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आते हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी आपको उम्मीद है क्लियर होगा। हम दूसरे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री जिस तरह वर्ड से जाहिर है, द वर्ड बायो मीन लाइफ। तो हमारे पास केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical substances and chemical reactions that occur in the body of living organisms। यानी वो केमिकल सब्सटेंसेस और वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं और जिसको इसकी अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम बायोकेमिस्ट्री की मदद ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देख ले, हमारे पास तो हमारे पास प्रोटीन हुआ। प्रोटीन हमारे पास एनिमल में मौजूद होता है, जबकि प्लांट में भी मौजूद होता है। लिपिड हमारे पास एनिमल में भी मौजूद होता है, प्लांट में भी मौजूद होता है। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो हुआ, न्यूक्लिक एसिड हमारे पास प्लांट में भी मौजूद होता है और एनिमल में भी मौजूद है। ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस है। और केमिकल प्रोसेस की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो केमिकल प्रोसेस हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। हम रेस्पायरेशन हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं। अगर हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करने चाहते हैं तो हमारे पास हम बायोकेमिस्ट्री के मदद ले लेते हैं। तो इस तरह ये ब्रांच भी आपको उम्मीद है क्लियर होगा। तो इसलिए हम अगले वाले ब्रांच की तरफ जाते हैं। अगले वाला ब्रांच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि एक आखिरी ब्रांच है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जिस तरह वर्ड से जाहिर है कि हमारे पास यह क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which
वी स्टडी about the behavior of the nucleus, behavior of the nucleus। अगर हम न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में जानना चाहेंगे और जानना पसंद करेंगे तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे और न्यूक्लियर केमिस्ट्री को समझेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एग्जांपल अगर हम देख ले, हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो हमारे पास अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को देख लेते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास जो फिशन रिएक्शन है, फिजन रिएक्शंस जब हम पढ़ते हैं तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद ले लेते हैं। अगर हम फ्यूजन रिएक्शंस की बात करते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस जो कि सन में होता है और हमारे लिए लाइट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थ पे लाइफ जो है वो सस्टेन है। अगर सन नहीं होता, अगर इस यूनिवर्स में सन नहीं होता तो इसमें कोई भी लाइफ नहीं होता, क्योंकि सन से हमारे पास लाइट आता है और लाइट को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे पास फूड तैयार होता है जो कि ग्लूकोज और सक्रोज के फॉर्म में होता है। और इस ग्लूकोज और इस फूड को एनिमल इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी के लिए। अगर हमारे पास फ्यूजन रिएक्शंस नहीं होता तो हमारे पास सन नहीं होता, और जब सन नहीं होता तो यहाँ पर लाइफ नहीं होती। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस वाले ब्रांच के साथ हमारे पास मेजर ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री कंप्लीट होते हैं, और हम अगले वाले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में हम माइनर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज़।